कुछ ख्वाब मुझ में आज भी चुनिंदा से हैं, कुछ ज़िंदगी से हैं और कुछ जिंदा से हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और ऐसी ही एक जिंदा दिल मुलाकात लेके आप सबके सामने हैं हाजिर हम, और कहते हैं बात दिल की हमारी, और कहते हैं धरती धोरारी। जी हाँ दोस्तों, धरती धोरारी के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज धरती धोरारी के इस मंच पे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनकी अगर मैं बात करूं, उन्होंने ज़िंदगी की हर भूमिका को इतने असरदार तरीके से निभाया कि हर एक भूमिका बहुत कामयाब नज़र आती है। चाहे वो भूमिका एक बेटी की रही हो, एक बहन की रही हो, एक माँ की रही हो, एक बहन की रही हो, या फिर सरकारी महकमे में काम करते हुए एक बॉस की भूमिका रही हो, या अपने श्रीमान जी की पत्नी जी की भूमिका रही हो। सारी की सारी भूमिकाओं में बड़ी फिट सी, या यूँ कहें कि बहुत ही सुदृढ़ सी नज़र आती हैं। तो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अपने ही अंदाज से करते हैं। और उनके शान में एक कसीदा मैं पढ़ना चाहूँगा इस मंज़र पे कि उनके लहजे की, उनके अदब की कशिश बोलती है। उनके लहजे की, उनके अदब की कशिश बोलती है। जब वो बात करती है ना, तो उनकी परवरिश बोलती है। जी हाँ दोस्तों, अपने माता पिता को अपनी ज़िंदगी का पूरा श्रेय देने वाली एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम जानते हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज की एसएसपी जयपुर श्रीमती प्रियंका गुप्ता साहा जी के नाम से। प्रियंका जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार अजय कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया कि मैं लोगों से अपनी दिल की बात कर सकूं। अच्छा, आज की इस मुलाकात की खास बात ये भी रहेगी कि हम प्रियंका जी से तो मुलाकात करेंगे ही करेंगे, लेकिन युगला मणि जी से भी हमारी मुलाकात होगी। हाँ, और जैसे जैसे ये कहते हैं ना कि एक एक परत दर परत ये चीज़ें जब बातचीत की निकलती जाएंगी, तो शायद युगला मणि जी से भी लोगों की वो जो बातचीत हो वो ज़रूर हो पाए। बिल्कुल। फिलहाल ज़िंदगी के पहले अध्याय पे हम ले चलते हैं आपको, जो प्रथम अध्याय जिसे हम बचपन के नाम से जानते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ इसी मंच के माध्यम से कि बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन, शरारत का पर्याय बचपन। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी ज़हीन एक बच्ची, लेकिन बचपन का आलम कैसा था, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार का बचपन जैसा बचपन रहा। हम 2 बहनें हैं और एक भाई है, तो भाई मुझसे काफ़ी छोटा है, बहुत बाद में हुआ था। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ने हमें बड़े अच्छे से पाला, और हमेशा पापा का यही रहता था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो मैं अच्छी थी पढ़ाई करने में, हमेशा मैंने स्कूल टॉप किया, फिर कॉलेज भी टॉप किया, और मतलब हमेशा ही यही था कि पढ़ाई करना है। और मुझे शुरू से ही ये कहानियाँ और कविताएं पढ़ने का बड़ा शौक़ था। मुझे आज भी याद है कि जैसे मैं किसी के घर पर जाती थी तो वहाँ पर जो भी किताब रखी हुई होती थी, बाल हंस, चंपक या कोई भी किताब हो, मैं उठाकर वही पढ़ती रहती थी। और जैसे आंटी कुछ पूछती भी थी जिनके घर गए, तो मैं हाँ या ना में जवाब देती थी। और अगर मान लीजिए किसी, पहले क्या होता था कि हम लोग जब छोटे थे, शायद आपने भी किया होगा, कवर चढ़ाते थे ना हम लोग, न्यूज़पेपर का कवर, जिल्द चढ़ाते थे अखबार। तो वो अखबार का जिल्द मैं हटा लेती थी, उसको पढ़ती थी, फिर वापस लगा देती थी। पढ़ने का इतना शौक, इतना पढ़ने का शौक था। तो बचपन में सिर्फ एक मुझे इंसिडेंट याद है। मैं 10th क्लास में थी, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, और मैं क्योंकि हमेशा से पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, तो मेरे जो जितने भी टीचर्स थे, और हाँ, यहाँ पे मेरी पूरी स्कूलिंग ना गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, राजस्थान के सरकारी स्कूल से। तो मेरी जो टीचर्स थी वो सब यही कहती थी कि तो मेरिट में आएगी, मेरिट में आएगी, और मेरा मुझे भी यही था कि मेरिट में ही आना है। और फिर अच्छे से पढ़ाई भी कर रही थी। तो एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा टेंशन में आ गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मुझे लग रहा था कि मेरे तो पेपर ही अच्छे नहीं हो रहे हैं, मैं तो फेल हो जाऊँगी, मेरिट में आना तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से मैं 7 दिन तक सो नहीं पाई थी। 7 दिन तक? यस, बिल्कुल नहीं सोया था। नींद की गोलियां भी दे दी थी मम्मी पापा ने, फिर भी मैं नहीं सोती थी। हमेशा दिमाग में यही टेंशन था कि मैं तो फेल हो जाऊंगी। फिर उसके बाद में मम्मी, एग्ज़ाम हो गए, सब हो गए, फिर मम्मी पापा ने बस एक ही बात कही कि बेटा पढ़ाई करनी है तो अच्छे से कर लो, ऐसे पढ़ना है तो पढ़ना छोड़ ही दो, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, पढ़ाई का कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी भी कितनी ही बड़ी समस्या आई हो, उसको हंसते हंसते ही सॉल्व करने की कोशिश की है। मुझे तब समझ में आ गया कि सोचने से ना आप चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। क्या बात है। आप केवल अपना एफर्ट कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। और तब मैं मेरिट में नहीं आई थी, लेकिन मेरी पूरे राजस्थान में 19th रैंक बनी थी। 15 लोगों का नाम मेरिट में आता था। अच्छा, वो 15 लोगों का नाम मेरिट में तो आता था, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज जिस पद पे आप हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों का महकमा आपके नीचे काम करता है। हाँ जी। यूँ कहें कि सरकारी जो आप जिस बॉस की भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप निभा रही हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज में।
तो ये मैं बीच बीच में इत्तला देना बड़ा ज़रूरी कि वही बच्ची जो 10वीं में शायद 7 दिनों तक सोई नहीं है, लेकिन जब जागी हैं, या यूँ कहें इस तरह जागी हैं, जब जागी हैं तो जब RPSC भी क्रैक किया, UPSC भी किया, हालांकि उस पर भी हम आएंगे। फिलहाल जो एक प्रसन्न रहने की या खुश रहने की बात आपने बीच में की कि ज़िंदगी में अब जो भी होगा खुशी के साथ होगा, तो वो एक है ना कि एक हुनर हमने अपने आप में ये ज़िंदा रख लिया, खुद को बस किसी भी बहाने से खुश कर लिया। yes. तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या वहीं से सीखा आपने सब? वहीं से सीखा, और उसके बाद अब मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में बड़ा खुश कर देती हैं कि मतलब ये हो गया कि नहीं, मुझे तो खुश रहना ही है। और वो कहते हैं ना कि आप मुस्कुराते रहिए, थोड़ा नकली मुस्कुराइए, लेकिन धीरे धीरे फिर मुस्कुराने की आदत हो जाती है। तो वही है कि आप हंसिए, प्रसन्न रहिए, फिर धीरे धीरे क्या प्रसन्नता जो है आपके व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा बन जाती है। क्या बात है। और वो किसी ने कहा भी है कि नेचर, आप जो भी कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें या प्रकृति कहें, उसके प्रति अगर आप कृतज्ञता अपना दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं, तो उसका सिर्फ सबसे जो ग्रेटेस्ट फॉर्म है वो है हैप्पीनेस। बी हैप्पी, खुश रहिए। तो आप मतलब ईश्वर को भी यही चाहिए ना, ईश्वर हम, और वैसे भी आप देखिए ना, आपको सबसे खूबसूरत क्या बनाती है? क्या बात है, मुस्कुराहट। चेहरे का सबसे खूबसूरत जेवर अगर कुछ हो सकता हाँ, है तो वो है मुस्कुराहट। क्या बात कही है आप। और ये ना, जैसे ना आप अगर क्रोधित हैं तो आप बहुत देर तक क्रोध में नहीं रह सकते ना, 2 मिनट रह लेंगे, 10 मिनट रह लेंगे, लेकिन मुस्कुराहट ऐसी चीज़ है 24 घंटे आप मुस्कुराते रहिए तो कोई परेशान। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही यार। मुस्कुराने की एक बात कहें कि कई जगह पे, एक इस्लामिक माइथोलॉजिकल में एक बात कर रहा हूँ, वहाँ मुस्कुराने को इबादत कहा गया है कि आप सिर्फ मुस्कुराइए, सब्र और शुक्र रखिए, तो आप इबादत कर रहे हैं। ऐसे ही चाहे आप गीता का सार उठाइए, कहीं से किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब की कोई किताब उठा लीजिए, मुस्कुराना है, यूँ कहें कि इंसानियत के तौर पे मुस्कुराना, वो कितना लाजमी है, शायद व्यक्तित्व को देखते पता लगता है। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में वो 10वीं में 7 दिन तक नहीं सोई बच्ची, उसके बाद कैसे वो प्रेरणा मिली कि RPSC करना चाहिए, UPSC करना चाहिए? ये मुझे लगता है कि जब बच्चे करियर भी नहीं जानते ना, मेरे को तब से ही यही सपना था कि कलेक्टर बनना है। अब मुझे ये नहीं पता ये कहाँ से आया है, लेकिन मुझे था कि नहीं, कलेक्टर ही बनना है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये कहाँ से मुझे मिला कि नहीं कलेक्टर बनना है, बट ये मिला था। मेरे पापा क्योंकि सरकारी नौकरी में थे, तो मे बी पापा ने कभी किसी बॉस से मिलवाया होगा छुटपुट में, तो मुझे याद नहीं है वो चीज़। लेकिन हाँ, मुझे ये याद है कि जब बच्चे ये भी नहीं समझते कि करियर क्या होता है, 4th क्लास से मेरा सपना था कि कलेक्टर ही बनना है। तो जल्दी एक लक्ष्य का निर्धारण हो गया। होपफुली, मतलब कहते हैं ना कि आप फॉर्चुनेट रहे, खुशकिस्मत हाँ, रहे, मैं इस तरह का सराउंडिंग आपको मिला। सराउंडिंग इस तरीके का मिला मुझे, पढ़ने लिखने का माहौल था। ये कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पापा के पास पैसा नहीं था, बिकॉज वो भी फॉरेस्टर ही थे, लिपिक ग्रेड में ही थे, मतलब क्लर्क। हाँ, लेकिन पढ़ने लिखने का उन्होंने हमें शुरू से ही माहौल दिया। मेरी मदर कभी घर का काम नहीं करवाना कि नहीं इनको पढ़ने दो। तो मतलब पूरा यही ठूस के होता है ना कि पढ़ना है लाइफ में, और कुछ करना ही नहीं है। और वो कहते भी है ना, बच्चन साहब की बहुत खूबसूरत कविता रही, और उन्होंने यही कहा कि रक्त रंजित पाँव है, डाकुओं का गाँव है। तो ये कहीं ना कहीं हकीकत है कि ज्ञान ही आपको अपना असली हक दिलाता है। ऑफ कोर्स, तो ज्ञान का होना बड़ा ज़रूरी है, और इतने सार्थक ज्ञान का होना कि उसके बाद ना सिर्फ एक पोस्ट की बात की जाए, ज़िंदगी को मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से जीना है तो भी पढ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है ना? और पढ़ाई से मतलब ये है कि आपको सही और गलत के बीच में ना फ़र्क समझ में आना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। जब पढ़ाई लिखाई की, UPSC क्रैक कर लिया, आज एक वो इतने दिनों की जो 8-8 घंटे मतलब लगातार पढ़ना, या यूँ कहें कि अपने आप को जिस वक्त लोग त्यौहार मना रहे हैं, मज़े कर रहे हैं सो कॉल्ड, तो वहाँ हम वो पढ़ाई में अपना टाइम दे रहे हैं। तो जब वो UPSC का रिज़ल्ट आया, क्या था वो कहानी, थोड़ी सी हम आपसे जानना चाहेंगे। UPSC का रिज़ल्ट आया था, तो फिर जब लिस्ट में नाम देखा, तो मुझे लगता है वो भी, जैसे आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, ये मेरे लिए एक बड़ा सपना है। क्योंकि हम ना बचपन से दूरदर्शन देखते आ रहे हैं, धरती धोरारी प्रोग्राम देखते थे, प्रश्नोत्तरी देखते थे, तो ऐसे कभी लगता नहीं, ऐसे मतलब ये भी एक सपना ही था कि अरे वाह, हम भी कभी वहाँ जा सकते हैं। मेरा तो तब इतना सा सपना था कि मुझे बस एक बार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में जाने को मिल जाए। महेंद्र सर जहाँ से भी सुन रहे होंगे ना, तो बहुत खुश हो रहे होंगे। तब बस यही सपना था। और तो ये, और वो UPSC का क्रैक करना, क्योंकि UPSC के लिए सिर्फ यही सुना था कि मतलब ये फादर ऑफ द ऑल एग्ज़ाम्स है, दुनिया के सबसे
कठिनतम एग्जाम्स में से एक परीक्षा एग्जाम है, उसमें से है, क्योंकि क्या ये प्रोसेस काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। आपका पहले प्री होगा, फिर प्री में आप सेलेक्ट हो जाओगे, फिर आपको मेंस होगा, मेंस में सेलेक्ट हो जाओगे, फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद भी मे भी ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे। हो सकता है आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओ, फिर दोबारा से शुरू करो, और पूरा प्रोसेस लगभग 1 साल ले लेती है। तो यूपीएससी आपको धैर्य रखना सिखा देती है, वाह। पेशेंस आ जाएगा, आप में जुझारूपन आ जाएगा, और फिर एक स्ट्रगल, तो मतलब ये भी एकदम बहुत ही बड़े सपने के सच होने जैसा था। और एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की, मेरी फैमिली में पहली लड़की थी जिसने इंजीनियरिंग किया, मतलब पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। फिर पूरे ख़ानदान में पहली लड़की थी जिसने यूपीएससी को क्रैक किया, मेरी मदर साइड में भी, फादर साइड में भी। और फिर अब अच्छा लगता है कि दूसरे पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ प्रियंका जैसा बनो, प्रियंका दीदी जैसा बनो, कि मतलब मैं भी अब एक रोल मॉडल हो गई फैमिली के लिए। अच्छा, मैं एक जो जानकारी आपके बारे में हासिल हुई है, आरपीएससी भी क्रैक किया था उससे हाँ पहले, जी। तो लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे कहीं से मालूम हुआ था आपके दोस्तों से कि नहीं, उस लड़की में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, उसमें ये रहा कि जो मैंने सोचा है वो करना है। तो बड़ा महशर आफरीदी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूँ मगर घास तो खाने से रहा। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिट था कि बनना है तो वही जो कलेक्टर वाला जो आपने ऑरा या सराउंडिंग आपने देखी कि नहीं वही कुछ करना है। अच्छा, आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हो, एक कहीं ना कहीं बचपन से लेके बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं ना हमें, उन सब में एक शौक था, और वहीं से एक युगला मणि जी की उत्पत्ति होती है। क्या कहानी है आपकी, ज़बानी जानना चाहेंगे? एक्चुअली ना मुझे जैसा अब जब बात चल रही है तो मुझे याद आता है कि मैं शायद 3rd या 4th क्लास में थी, तो मैंने एक बड़ी 4 लाइन की बड़ी छोटी सी कविता, तो क्या तुकबंदी कह सकते हैं, वो लिखी थी, अभी मुझे याद आई है। बड़ा तुकबंदी सा था कि एक थे चूहे राम लगाए बाग में आम, एक आया भालू राम खा गया वो सारे आम। तो ये एक तुकबंदी लिखी थी। फिर एक उस टाइम पे भी कुछ एक और लिखा था, माँ से बढ़कर कोई नहीं, माँ से प्यारा कोई नहीं, माँ ने हमें जन्म दिया, इस तरीके से। तो फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई में इतने बिजी हो गए कि फिर केवल पढ़ने का ही शौक़ रहा कि ठीक है, स्टोरी बुक्स, लाइब्रेरी में जाना, किताबें निकालवाना और उनको पढ़ना, इतना ही रहा। कॉमिक्स पढ़ना, गर्मियों की छुट्टियों में पूरे कॉमिक्स, अब हम लोग जब छोटे थे तब 50 पैसे में रेंट पे भी कॉमिक्स मिला करते थे, तो सारे पढ़े थे, चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, ये सब। मतलब स्टोरी तो मतलब मैं मतलब एकदम पागल थी उसके पीछे, मैं कह सकती हूँ कि एकदम दीवाना बनता कि पढ़ना है जी। फिर वहाँ से फिर कॉलेज में आके एक और लिखा था, क्या है रिश्ते क्या है नाते जो बनाए नहीं जाते खुद ही बन जाते हैं, कुछ इस टाइप का। तो ये सब छोटा छोटा लिखती रही थी, तब तक मुझे भी अंदर से इतना बहुत ज़्यादा था नहीं। फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी, आरपीएससी की तैयारी, इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल दे दिए वो जो हसीन ज़िंदगी के, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी इस टाइप का ही है। तो 3 बार मैंने आरपीएससी क्रैक किया था। फिर मुझे स्टेट सर्विसेज में मैं रही, फिर सर्विसेज के साथ ही मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की। जब फिर यूपीएससी से मुझे मुक्ति मिल गई, मतलब मेरे सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो गए, मैं सेलेक्ट हो गई, उसके बाद फिर मैंने कुछ और पोएम्स वगैरह लिखना शुरू किया। फिर मैंने एक कहानी लिखी, तो उस कहानी को लोगों ने पसंद किया। उस टाइम पे वही मेरे लिए, क्या थी कहानी? वो मैंने एक लिखी थी, अन्नू भाभी करके एक कहानी लिखी थी। वो मेरी किसी भी बुक में मैंने नहीं दी है, तो वो मेरी फर्स्ट स्टोरी थी। तो लोगों ने उसको पढ़ा, उस टाइम पे 100 लोगों ने, 200 लोगों ने ही पढ़ा था, बट मेरे लिए वो भी बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जी। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने वो कहानी लिखी, फिर मैंने एक पोएम लिखी। हम लोग जब ट्रेनिंग में थे, हमारा जो एकेडमी पोस्टल सर्विसेज की थी, तब सवाल करती लड़कियाँ, मैंने एक कविता लिखी थी, तुम करती ही क्या हो। तो ये दोनों हमारी जो मैगजीन पब्लिश होती थी। मैं आपको थोड़ा सा टोकूं, और जो बच्चियाँ जो इस मंच के माध्यम से, जो लड़कियाँ या वो ऐसी लड़कियाँ जो अभी तैयारियाँ भी कर रही हैं, जिन्हें लगता है कि बस अब गिव अप कर देना चाहिए, या कई बार ऐसा, एक लड़के भी बहुत सारे ऐसे हैं, मैं आपको यकीनी तौर पे बताता हूँ, उन्हें कुछ वो ऊर्जा दे दे, कुछ ऐसा सुन लें आपके माध्यम से। गिव अप नहीं करना चाहिए एक्चुअली ना। अभी आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि मैं युगला मणि के उसमें हूँ, तो अभी मैं एक नोवेल पे काम कर रही हूँ। तो वो जो नोवेल है वो मैंने बेसिकली फोकस इसी पे किया है। मेरी तैयारी उस टाइम पे, तैयारी के दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी। तो यूपीएससी की जो तैयारी है ना, वो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है।
बिकॉज आप इतना कुछ पढ़ते हो और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो कभी भी ना वेस्ट नहीं होती है। तो यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो आप कहीं भी करोगे ना तो अच्छा ही करोगे, और अटेम्प्ट तो आपके जितने हैं ना उतने पूरे देने चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अगर मन बिल्कुल तन मन धन से लग जाओगे ना तो कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। सही बात है। लेकिन एक बात और भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यूपीएससी भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं पूरी ज़िंदगी है। क्या नहीं बात है, है, वाह। कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपना लेकिन दो, अपना 100% दो, 200% दो, गिव अप मत करो। मतलब मुझे लगता है कि मेरा जो लाइफ का एक फ़लसफ़ा ये भी है कि ज़िंदगी में ना कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं उस टाइम पे ये कर लेती तो मेरे साथ ये हो जाता। तो जो भी आप करना चाहते हो वो आपको करना चाहिए, अपने को एक चांस देना चाहिए, एक मौका तो बनता है। बिल्कुल, एक मौका तो बनता है। अच्छा, यहाँ युगला मणि जी की मैं बात करूँ, मैं लोगों को बता दूँ, युगला मणि जी जिन्हें 6 करोड़ से ज़्यादा लोग हर रोज़ पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, और एक ब्लॉग जो आप लिखती हैं युगला मणि जी, आपके अंदर की जो आपके भीतर बसी जो लेखिका है वो हैं एक्चुअली युगला मणि, मैं आप सभी को बता दूं। और उसी युगला मणि ने क्या क्या लिखा है थोड़ा सा मैं लोगों के सामने ले आऊं। एक बहुत प्यारी सी किताब देख पा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं मन में आता है कि बस मुझे भी कुछ करना चाहिए, है ना। जिसे लोग आसान भाषा में कहते हैं ना कि अभी तो मुट्ठी भर नापी है ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, परिंदे की असली उड़ान अभी बाकी। तो उड़ान को शायद ये देख पा रहे हैं अभी लोग मेरे हाथों में। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, किसी भी अभी तक जितनी किताबें पढ़ी थी, अभी तक जितनी किताबें पढ़ी, किसी और लेखक का नाम था, पहली बार ऐसी किताब पढ़ी जिसपे अपना नाम था लेखिका के तौर पे, कैसी अनुभूति थी वो जानना चाहेंगे। पहली किताब कौन सी थी? पहली मेरी पुस्तक जो किताब पब्लिश हुई थी प्रेम गली, स्टोरी मिरर से पब्लिश हुई थी। तो ये बिल्कुल वैसी ही अनुभूति थी जब मेरी डॉटर मेरे हाथ में आई थी पहली बार, जब मैंने उसको देखा था। मतलब 2019 में मुझे मेरी डॉटर हुई थी, झील है। तो ये एकदम वैसा ही एक्सपीरियंस था कि ये मेरा दूसरा बच्चा है। जो किताब है, जो मतलब मुझे लगता है ये हर लेखक के लिए अनुभव होता है कि ये मेरी औलाद ही है। बिकॉज लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक हम पढ़ते थे तो नहीं लगता था, लेकिन लिखने के बाद लगता है कि बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद उस लिखने को एक पुस्तक की भूमिका देना कि आपको वो उसका कवर पेज है, उसका टाइटल है, किन स्टोरीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। तो ये जो प्रेम गली इसका पूरा है, प्रेम गली टेढ़ी मेढ़ी पर लगती भली। तो ये लव स्टोरीज़ हैं। जी जी जी। इसमें 27 के करीब इसमें लव स्टोरीज़ हैं और एकदम सब अलग अलग जॉनर की हैं। और मतलब मुझे देखिए प्रेम क्या है बहुत ही मुश्किल है समझाना, इसको समझाया नहीं जा सकता है। और सबके एक अलग अलग प्रेम की डेफिनेशन होती है, अलग अलग परिभाषा होती है। किसी का प्रेम बांधता है, मुझे लगता है कि जो प्रेम है वो आपको मुक्त करता है। वाह 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 वाह। तो ये अच्छा, जब प्रेम की बात हो रही है, थोड़ा सा मैं बातचीत को आगे बढ़ा दूं। सुदीप जी की चर्चा अगर ना हो, प्रेम की बात हो रही हो तो शायद बात अधूरी है। हालांकि मैं झील यानी आपकी सुपुत्री है उनकी भी बात करूंगा, लेकिन आपके श्रीमान जी सुदीप जी, इन्होंने ना सिर्फ आपको वक्त वक्त पे प्रेरित किया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसा आप मुझे बता रही थी कि ज़िंदगी को मुकम्मल किया। तो सुदीप जी के बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 4 लाइनें बताऊंगी कि बंधन हो तो डोर और पतंग का जैसा हो, बंधन हो तो डोर और पतंग का जैसा हो, डोर पतंग को बांधती तो है लेकिन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। क्या बात है। तो ये यहाँ पे ऐसा ही बंधन है, डोर और पतंग वाला। अच्छा, लेखिका होने का एक फ़ायदा तो उठा लिया आपने यहाँ पे, पतिदेव को खुश करने का, क्योंकि एक तरीका जो मैं सुनता था शास्त्रों में कि पति को खुश करने का एक तरीका है साहब, उसके दिल का जो रास्ता है पेट से होके जाता है। और कुकिंग का भी आपको बहुत अच्छा शौक है। हाँ जी, वो भी उस पर भी आएंगे अभी हम, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये शौक ज़्यादा अच्छा है कि 4 लाइन लेखन का शौक ज़्यादा अच्छा है। कुकिंग का शौक तब अच्छा होता है कि जब सामने वाले को खाने का शौक हो ना, फूडी होना चाहिए। तो जो सुदीप है वो फूडी नहीं है। तो ये वाला शौक ज़्यादा अच्छा है, लेखन। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बातचीत का सिलसिला हमने जब शुरू किया था तब भी एक बात कही थी, पिताजी माताजी, एक ऐसा किरदार ज़िंदगी का जिससे ज़्यादा अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्यार कोई कर ही नहीं सकता। और बहुत कुछ किया उन्होंने आपके लिए। आज वाली साहब जो हैं वो शायद दुनिया में भी नहीं है। हाँ जी। और आपकी जो माताश्री हैं वो आज आपको, लेकिन पिताश्री भी जहाँ कहीं से देखते होंगे बड़ा खुश होते होंगे। बिल्कुल। कुछ उनके लिए भी कुछ लिखने की कोशिश की?
पापा के लिए मैं मतलब मैंने जैसे अपनी पापा के जाने के बाद 2 किताबें पब्लिश कराई, तो वो दोनों ही मैंने अपने पापा को ही डेडिकेट की थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ही नहीं, हम सब जो भी हैं ना अपने माता पिता की वजह से हैं आज। जिस भी मुकाम पर मैं हूँ केवल अपने मम्मी पापा की वजह से ही हूँ। और यहाँ पर मैं मेरे सारे दर्शकों को एक बात बोलना चाहूँगी कि जब हमारे पास मम्मी पापा होते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो हम उनकी वो वैल्यू नहीं देते ना, हम उनको एज ए ग्रांट लेने लग जाते हैं। तो जैसा आपने बोला भी, किसी ने कहा भी है कि जब जो दौलत आपके पास होती है ना, तब आपको लगता नहीं है कि दौलत है, जब वो चली जाती है तो लगता है कि बहुत कुछ चला गया। तो यही जब पापा नहीं है, तो मेरे पापा रिटायरमेंट के बाद प्लांटेशन में लगे हुए थे, पौधारोपण में। उन्होंने हज़ारों के करीब पौधे लगाए और लगाने के बाद सब में पानी वानी भी वो देने जाते थे। तो पापा तब हमें बोलते थे चलो चलो चलो, तो हम नहीं जाते थे। बट अब पापा नहीं है, तो अभी मैंने बारिश के टाइम पे 100 के करीब पौधे लगाए हैं उनकी याद में। उनकी याद में और मतलब बिल्कुल लगाए, उस पर जाली वाली लगाई, पूरा उसको प्रोटेक्ट किया है, और मैं हर वीक उन्हें देखने भी जाती हूँ। तो ये कहना बड़ा आसान होगा इस मुकाम पे, हालांकि बहुत मर्म बात है, लेकिन कहना ज़रूरी है कि मेरे किरदार में मेरी सिफत में एक ज़िद ज़िंदा है। मेरे किरदार में मेरी सिफत में एक ज़िद ज़िंदा है। वो जहाँ कहीं भी हो, आज भी मुझ में मेरे वालिद ज़िंदा है। आपको देख के शायद यही एहसास होता है, जब वो पेड़ पौधे जिनसे प्रकृति को फ़ायदा मिलने वाला है ना, शायद उनकी रूह भी बहुत खुश हो। मेरे वाला पापा का ये जुनून ही था। और यही होता है ना कि हम जब पेरेंट्स जब साथ में होते हैं तो वो हमसे जो कराना चाहते हैं हम नहीं करते, लेकिन अब पापा नहीं है तो मैं वो सब करती हूँ जो कि पापा चाहते थे। अच्छा, वो वैल्यूज़ या वो परवरिश की वो हिस्से जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले, आज जो झील हैं, आपकी 3.5 साल की बेटी हैं प्यारी सी, उन्हें आप देने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल। जो एक युगला मणि जी जो है, वो भी अपना किरदार वहाँ निभाती हैं, स्टोरी टेलिंग करके उनको ज़िंदगी के हिस्सों को समझाती है। वो क्या है, थोड़ा सा आपसे जानेंगे। जैसे भी मेरी जो डॉटर है 3.5 साल की, और जब से वो छोटी समझने लगे ना, हम लोग उसको हर बात, मतलब मेरी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है ना, वो भी मैं उसको कहानी के माध्यम से ही समझाती हूँ, कहानी के माध्यम से ही सुनाती हूँ। कि जैसे वो गिर गई चलते चलते, फिर मैं उसे बताऊँगी, बेटा मम्मा जब छोटी थी तो मम्मा भी यहाँ से जा रही थी और मम्मा गिर गई, तो मम्मा के पैर में चोट लगी, फिर मम्मा को डॉक्टर अंकल के पास जाना पड़ा और डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दिया और मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई। तो हम ऐसे ही हर चीज़ एक यहाँ पे मैं वो स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जैसे मैं उसको सुनाती हूँ। कोल्ड की स्टोरी, मतलब इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। कोई किसी के सामने में सुनाती भी तो लोग बोलते हैं मम्मी भी अच्छी है और ये डॉटर भी अच्छी है। तो कि झील को कोल्ड हो गया था, झील की नोज वॉज रनिंग लाइक एनीथिंग, नोज वॉज रनिंग। फिर मम्मा ने कहा झील स्टीम ले लो, झील ने कहा नहीं मम्मा। फिर मम्मा ने प्लग ऑन लगाया, स्टीमर ऑन किया, उसमें कुछ वाटर डाला, थोड़ा सा विक्स डाला और स्टीम आने लगा, बूम बूम बूम। मम्मा ने फिर कहा झील स्टीम ले लो, झील ने कहा नो मम्मा। मम्मा ने फिर कहा झील स्टीम ले लो, झील ने कहा नो मम्मा। फिर उसके बाद झील स्कूल पहुँचे, झील की नोज वॉज रनिंग। मैडम ने कहा झील वेयर इज़ योर हैंकी। झील ने कहा मैम मैं तो हैंकी लेकर नहीं आई। फिर मैम ने कहा अब हम क्या करेंगे? चलो एक अच्छा आइडिया है, टिश्यू पेपर से झील ने अपना नोज क्लीन कर लिया। तो ये वाला एक स्टोरी है। तो अब लाइक कि ठीक है, यहाँ पे मैंने उसे 2-3 चीज़ें कि मैं उसको, कि झील ने बोला कि मुझे स्टीम नहीं लेना है तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया। तो यहाँ पे के कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि तुम भी किसी को फोर्स मत करो, मत करना। दूसरा मैसेज कि ठीक है हैंकी नहीं है तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट हमें लाइफ में मिल जाएगा, ऑप्शन होगा तो उसको विकल्प। तो ये वाली हम स्टोरी उसको सुनाते हैं और वो लाइक मम्मा कोल्ड वाली स्टोरी सुनाओ, मम्मा कोल्ड वाली स्टोरी सुनाओ। तो ऐसे छोटी छोटी हर इंसिडेंट की मैं ना उसको स्टोरी से ही चीज़ें बताती हूँ। इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी क्या होगी कि सुनने वाला ही उसका किरदार है सबसे बड़ा। हाँ। इससे बढ़िया कोई स्टोरी हो नहीं सकती। अच्छा, यहाँ में एक बात और आपके बारे में जानना चाहेंगे हम। जिस तरीके से आपने स्टोरी नरेट किया ना, अभी लग रहा था वो अभिनय का एक हिस्सा जिसे बहुत बाखूबी आपने जिया है। नुक्कड़ नाटक भी आपने किए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किरदार में इतना बहुआयामी व्यक्तित्व है कि आपने ऐसा क्या है जो अब तक नहीं किया है। बहुत सारे काम जो आपने कर दिए। तो नुक्कड़ नाटक या अभिनय की अगर मैं बात करूं, वहाँ कैसे, मतलब उस हुनर से कैसे 2-4 आप हुए? हाँ, हम लोगों का एक हमने ग्रुप फॉर्म किया था कॉलेज के ही टाइम पे।
तो हमारा पर्पज़ था कि सोसाइटी को कुछ मैसेजेस दिए जाएं। तो फिर बड़ा डिस्कशन हुआ कि कैसे संदेश देना है। फिर हमने कहा चलो नुक्कड़ नाटक करते हैं। फिर हम लोगों ने 2-3 थीम्स पे नुक्कड़ नाटक किए थे। एक तो हमने किया था जो एक्स्ट्रावेगेंसेस इन मैरिजेस, खर्चीली शादियों पर, और फिर एक हमने किया था वाटर सेव करने के लिए। तो हम लोग हर संडे को जयपुर की डिफरेंट जो लोकेशंस हैं ना, गार्डन्स में जाते थे, जौहर सर्कल, गोविंद देव जी और सेंट्रल पार्क, और मतलब हर संडे को जाते थे और करते थे। तो वो उसको बड़ा मैंने इन्जॉय भी किया था। तो हम लोग कुर्ता पहनते थे, कुर्ता और उसके साथ में जीन्स, और फिर सर पर पगड़ी विवेकानंद स्टाइल की, और 8-10 लोगों का ग्रुप था। तो पहले पोयम हम लोगों का था, तो उसको वो था 21वीं सदी के 10 साल, उस टाइम 2010 की बात है, बदला नहीं देश का हाल, फिर बेटियों पर छाया काल, दहेज बना बड़ा घड़ियाल। तो इस टाइप से हमने 15 हमारी लाइंस की पोयम होती थी। तो ऐसे क्लैप करते थे जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। फिर उसके बाद हम अपना प्ले करते थे। तो मैं उसमें जिस दिन जो भी नहीं आता था, तो मैं हर किरदार कर लेती थी। क्या बात है। फिर भी कोई यादगार किरदार ऐसा जिसका अभिनय की एक थोड़ी सी झलकी हम देख पाए? हाँ, जैसे उसमें था कि ये था कि वो जो भी डॉटर इन लॉ है उसको जला रहे हैं। तो हमारा ये था कि हमें पॉजिटिव मैसेज देना है। तो फिर जो ननद है, इसमें ननद जो थी प्रज्ञा, डॉटर उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी, उसका बड़ा ही अच्छा सा था। तो वो आके फिर रोकती है, नहीं मम्मी पापा आप ये क्या कर रहे हो, आज आप भाभी को जला रहे हो, कल ये आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो इस वे में वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। मतलब नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है जो सीधे तौर से आप लोगों के बीच जाकर लोगों की उन समस्याओं पे प्रकाश डालते हैं, और कहीं ना कहीं उन समस्याओं को नहीं बताते, उन समस्याओं के साथ समाधान भी बताते हैं। एग्जैक्टली, क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जैसे हमें यही कि बिकॉज हम लोग ऑफिसर हैं, तो हम ना आम आदमी की जैसे सिर्फ शिकायत नहीं कर सकते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, अगर गलत है तो आप बताओ इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो वही सॉल्यूशंस, समाधान आपको सुझाने होते हैं। और फिर नुक्कड़ नाटक में ये होता है ना, नुक्कड़ नाटक में एक्टिंग से भी ज़्यादा कि आप लाउड। हाँ। और बड़ा यहाँ पर मैं लोगों को बताना भी चाहूँगी कि जैसे नुक्कड़ नाटक है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही एनहेंस करता है, निखारता है, बहुत निखारता है। एक तरीके से ना ग्रूमिंग भी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। मतलब इन सब ने ना मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ही हेल्प किया था। वाह, मतलब जितने भी यूपीएससी करने वाले हो नुक्कड़ नाटक करो, नुक्कड़ नाटक जरूर करो। ऑथेंटिक हो गई ये बात आज। हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। इन किताबों के बीच एक किताब और रही, जिंदगी नामा जी। नाम सुन के ही पता लगता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जिंदगी जिंदादिली का नाम। तो जिंदगी नामा क्या है, थोड़ा सा उसके जिंदगी नामा शॉर्ट स्टोरीज है। आज हमारी लाइफ में हमारे पास टाइम है नहीं, तो इसमें करीबन मेरी 100 के करीब स्टोरीज हैं, और हर स्टोरी 1 पेज की स्टोरी है, छोटी छोटी कहानियाँ ज़िंदगी की। तो इसमें मेरे जो लाइफ के मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको ही मैंने स्टोरीज़ में बुना है, और हर स्टोरी में कुछ एक सकारात्मक बात भी डाली है। अब देखिए, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मैंने एक सकारात्मक बात डाली है, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने कोई संदेश देने की कोशिश की है, बिकॉज लेखक संदेश नहीं देता है, वो अपने दिल की बात कहता है। और मेरी जो लेखन, जो भी मेरी स्टोरी है, जब तक मेरे पास है, जब तक आई नहीं है तब तक वो मेरी है। जिस दिन ये बुक में आ गई या जिस दिन ये ब्लॉग में पब्लिश हो गई ना, तो वो पाठक की हो जाती है, पब्लिक की हो जाती है, रीडर की हो जाती है। आप स्टोरी पढ़ोगे, आपका अलग व्यू होगा। तो एग्जैक्टली, तो मैंने फिर भी हर एक स्टोरी में एक सकारात्मक बात उसमें लिखने की कोशिश की है कि हर जगह पे मैंने कुछ ना कुछ सकारात्मक, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल है कि एक हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ जो है, हस्बैंड की जो सिस्टर है, वो अपने ब्रदर को बोल रही है कि भैया ना, आप है ना घर के काम में भाभी की मदद किया करो। तो वो भाई कहता है, नहीं, मैं घर के काम में तुम्हारी भाभी की घर के कामों में मदद क्यों करूं? तो फिर बोलते कि नहीं, आपको करना चाहिए। बोला कि घर मेरा है, काम भी मेरा है, तुम्हारी भाभी का घर का काम नहीं है, हम दोनों का काम है, तो हम दोनों मिलकर करते हैं। तो इसमें सहयोग वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये वैसे हर कहानी में से 4-4, 5-5 उसमें सेंटेंसेस हैं,
और एकदम कि आप पढ़ोगे तो वो ख़त्म हो जाती है, 1.5 घंटे में पूरी बुक आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं। पूरी अरे बुक वाह, पढ़ तो सकते जिंदगी हैं। नामा, यानी वो कहते हैं ना कि जिंदगी 4 पन्नों की किताब है, आपने तो बिल्कुल, सच में 4 पन्नों की सच में साबित 4 पन्नों की किताब की है। बहरहाल आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे आपके बारे में हमें पता लगा है कुकिंग का भी बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा क्रेज भी है कहीं ना कहीं, जैसे कि हर काम को, जिस काम को किया है ना फिर निपुणता से करने की कोशिश निपुणता की, से, बिल्कुल। तो वो कैसे आया आपके अंदर, मतलब पता वक्त नहीं, की मांग थी या वक्त की मांग नहीं थी। मैं तो हमेशा मम्मी के पास ही रही हूँ, कभी हॉस्टल में नहीं रही, केवल ट्रेनिंग के टाइम पे हॉस्टल में रही थी, तो आई एंजॉयड माई ट्रेनिंग वेरी मच। तो वो बस ऐसे ही, कुकिंग भी क्या है, आपको बहुत चीज़ें सिखाता है, मुझे जैसा लगता है कुकिंग आपको धैर्य रखना सिखाता है, बिकॉज हम 1-1.5 घंटे तक मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट सामने आता है। और टाइमिंग्स की परफेक्ट टाइमिंग्स होनी चाहिए ना, हर जिस जगह जो सही मसाला डलना है उसी जगह पर उसी टाइम पर डलना चाहिए ना, सही व्यक्ति सही जगह पर ना। मैनेजमेंट का लेसन भी सिखाती है ऐसे करते कुकिंग। करते मुझे लग रहा है आप जिंदगी का फलसफा सिखा दिए लोगों को, है ना, कि किस वक्त कौन सा मसाला डालना है उसका ध्यान रखना। ध्यान अच्छा, रखना। ऐसे मसाले डालते डालते स्टोरी जो मिरर है उसकी तरफ से आपको बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला मुझे 2021, और बेस्ट स्टोरी राइटर ऑफ द ईयर 2021। तो लगता है ना कि मतलब तमगे या यूं कहें कि वो मेडल्स मिल रहे हैं। नहीं, मेडल्स नहीं, वो ऊर्जा आती है, जिम्मेदारी लगती बहुत नहीं, मुझे उससे बहुत ही ऊर्जा आती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे लगता है कि नहीं, मतलब मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ ना, डायरेक्शन मेरा ठीक है। वाह, अच्छा, इतनी सारी बातें रही आपसे, इतने सारे आयामों की बात हमने की। एक बात कही जाती है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लगता है ज़रा कम निकले। बहुत अभी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एज में हैं, मतलब कोई अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या लगता है कि और क्या कुछ खास करना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। अभी रिसेंटली रेत समाधि करके एक बुक है हिंदी की, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, उसको बुकर पुरस्कार मिला। तो मतलब ये सारे जो भी हिंदी के लेखक हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रेरित करने वाली और बड़ा ही अच्छा सा है, जैसे ना हम सबको ही बड़ा प्राइड सा फील हुआ, बड़ा गौरव की बात है कि रेत समाधि हिंदी का उपन्यास है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसको इतना पसंद किया है कि उसको बुकर पुरस्कार मिला है। वाह 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 वाह। तो लेखक के तौर पर मैं भी वहीं कहीं, बुकर ना मिले उसके आसपास कुछ भी मिले मिलेगा आपको, जैसी आपकी तैयारियां हैं मिलेगा। अच्छा, मैं चाहूँगा इस मंच पे आज आप आए हैं, कैसा लगा और क्या कुछ खास संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? पहले तो आपको कैसा लगा ये बताएं। मंच पर मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि ये भी मेरे लिए एक बड़ा सपने जैसा था कि मैं धरती दोहरारी प्रोग्राम में आऊँगी, कि एक अचीवमेंट है मेरे लिए, तो एक अचीवमेंट है। और संदेश ये है कि हो सकता है मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ, है ना। जो भी मैंने किया है 24 आवर्स में किया है, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, पति का, मम्मी का, पापा का, बहन भाई, सब ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है ना, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना कि एक सुपर वुमेन है कि देखो इन्होंने पढ़ाई भी कर ली, नौकरी भी कर रही है, नौकरी भी मतलब काफ़ी जिम्मेदारी वाली हमारी नौकरी है, और फिर उसके साथ लिख भी रही हूँ। तो सब चीज़ें करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। तो हम महिलाएं अपने आप को क्या सुपर वुमेन मानने लग जाती है, तो हमें सुपर वुमेन नहीं बनना है, हमें अपनी सीमाएं भी पता होनी चाहिए। मैं रोज़ खाना नहीं बनाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन जिस दिन मन होता है उस दिन बनाती हूँ। कुकिंग मेरे लिए वो भी एक स्ट्रेस रिलीजिंग का एक हिस्सा है। और आप सब सपने देखिए, सपने हमें बड़े से बड़े ही देखने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा आपका प्रयास होगा। वाह 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 वाह। तो सपने हमेशा देखिए, सपनों देखना ज़रूरी है। और वही कि आपकी बेटियों के सबके पंख हैं ना, लड़कियों के हमारे सबके पंख हैं, उन्हें उड़ने की अनुमति दीजिए, तो जिससे कि उनके हिस्से का आसमान भी उनको मिल सके, और उड़ान भरने दीजिए। बिल्कुल, उड़ान भरने दीजिए। बहरहाल आपके बहुत ही खूबसूरत बातें आपने की हैं, और एसएसपी जयपुर इंडियन पोस्टल सर्विसेज आप बहुत बाखूबी उस भूमिका को निभा रही हैं। और इंडियन पोस्टल सर्विस का जो सबसे मुख्य धारा का काम है ना, पैगाम या संदेश पहुंचाना, आज वो पैगाम पहुंचे, दिलों से दिलों तक पहुंचे। हम सब, मुझे बड़ा कामयाब रही ये मुलाकात, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अजहर को, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।